सभी आत्मीय मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ आरके में। दोस्तों, आज हम प्रसाद जी के नाटकों की विशेषताओं को देखेंगे, अर्थात उनके द्वारा रचित नाटकों में सामान्यतः कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, जिनके बारे में आज हम विचार करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे। तो प्रसाद जी ने जिस समय नाटक लिखना शुरू किया, उस समय हिंदी नाटक की धारा अत्यंत क्षीण थी। नाट्य लेखन की जो शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी, वह धीरे धीरे मंद पड़ती जा रही थी। निम्न स्तर के मनोरंजन की प्रधानता वाले जो पारसी नाटक थे, उनसे जनता की रुचि घट रही थी और जनता की रुचि को भ्रष्ट कर रहे थे, अर्थात नाटक के प्रति लगाव बहुत ही कम हो गया था। ऐसे समय में जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी नाटक को स्वस्थ और साहित्यिक नाटकों के द्वारा गति देने की कोशिश की। कथ्य और शिल्प की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। तो इनकी विशेषताओं को हम कथ्य और शिल्प की दृष्टि से देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नाटकों की विशेषता। पहला, कथा वस्तु, अर्थात जो इनकी जो कथा का गठन है वह किस प्रकार का है। जयशंकर प्रसाद ने अपने सभी नाटकों की कथा वस्तु का चयन ऐतिहासिक नाटकों और चित्रों से किया है। तो इनके सभी जो नाटक लिखे गए हैं दोस्तों, इनका जो कथा वस्तु का चयन उन्होंने पुरानी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनसे की है। लेकिन किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने केवल अतीत का ही गान किया है या अतीत की घटनाओं को दोहरा दिया है। वस्तुतः प्रसाद जी ने अपने नाटकों की कथा वस्तु में इतिहास के माध्यम से वर्तमान की समस्याओं को भी चित्रित किया है। उदाहरण के लिए देखें तो जैसे कि चंद्रगुप्त नाटक की बात करें तो चंद्रगुप्त नाटक में राष्ट्रीय एकता को दर्शाया गया है। उसी तरह स्कंदगुप्त नाटक में राष्ट्र प्रेम के ऊपर जीवन न्यौछावर करने का जो भाव है, यह हमारे सामने खुलकर आता है। अजातशत्रु नामक नाटक में करुणा का भाव सामने आता है। उसी तरह ध्रुव स्वामिनी नाटक में स्त्री सशक्तिकरण को व्यक्त किया गया है। तो ऐतिहासिक कथा वस्तु का चुनाव करने के पीछे प्रसाद जी का निश्चित उद्देश्य था, यह हम कह सकते हैं। जिस युग में प्रसाद जी रचना कर रहे थे, उस युग को हम देखते हैं तो दोस्तों, उस युग में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन और समाज सुधार आंदोलन अपने चरम पर थे। तो इन सभी में, अर्थात स्वाधीनता आंदोलन और समाज सुधार आंदोलन, इन सभी में प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से योगदान दिया। साथ ही कथा की आवश्यकता के अनुसार कुछ काल्पनिक प्रसंगों और चरित्रों की सृष्टि भी उन्होंने की है। जैसे देखते हैं कि स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना का प्रसंग, चंद्रगुप्त नाटक में सुवासिनी और मालविका तथा कार्नेलिया का प्रसंग, अजातशत्रु नाटक में मागधी और ध्रुव स्वामिनी में कोमा जैसे सशक्त पात्र और उनसे संबंधित प्रसंगों ने प्रसाद के नाटकों की कथा वस्तु को विश्वसनीय और रोचक बनाया है। तो इनके जो काल्पनिक प्रसंग है वे भी बहुत विश्वसनीय है और रोचक है। तो इस तरह से प्रसाद जी ने अपने नाटकों की कथा वस्तु में इतिहास और कल्पना, ठीक है, अगर आप इनके नाटकों को इतिहास की दृष्टि से देखेंगे तो पूर्णतः सत्य नज़र नहीं आएगा। तो इसमें इतिहास और कल्पना का सुंदर समावेश है और बहुत ही कुशलता से इन्होंने इनका संयोजन किया है। जगन्नाथ प्रसाद शर्मा जैसे कुछ विद्वानों ने
शास्त्रीय दृष्टि से भी प्रसाद के नाटकों की कथा वस्तु का विश्लेषण किया और इन्होंने पाया कि प्रसाद के नाटकों की कथा वस्तु में आरंभ, मध्य, चरम स्थिति और अंत की स्थितियां भी स्पष्ट झलकती है। अर्थात ये चारों स्थितियां दोस्तों इनके नाटकों में, सभी नाटकों में दिखाई देती है और लगभग सभी नाटकों के पहले दृश्य से ही केंद्रीय समस्या का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि स्कंदगुप्त नाटक में देखें तो पहले दृश्य से ही स्कंदगुप्त की उदासीनता के साथ कर्तव्यबद्धता, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य और आंभिक के संवादों में विदेशी शक्ति का आक्रमण दिखाई देता है। उसी तरह ध्रुव स्वामिनी में पहले दृश्य से दाम्पत्य संबंधों में असंतुष्टि का आभास हो जाता है और इन समस्याओं को लेकर कथा वस्तु विकसित होकर चरम पर पहुंचती है और चरम पर पहुंचकर अंत तक आ जाती है। तो अधिकांश नाटकों का अंत सुखद और प्रभावशाली है। प्रसाद जी ने नाटकों में संघर्ष या तनाव की स्थिति लाने के लिए त्रासद तत्वों का संयोजन भी किया है। साथ ही भावमयता के लिए प्रेम प्रसंगों को भी कथा वस्तु में पिरोया गया है। डॉक्टर गोविंद चातक जयशंकर प्रसाद के नाटकों की कथा वस्तु की सामान्य विशेषताओं के विषय में लिखते हैं। वे कहते हैं कि कुछ विशिष्ट संरचना कारकों अथवा एक केंद्रीय भाव से प्रेरित होने के कारण प्रसाद जी के नाटकों की वस्तु संरचना में एक सर्वमान्य पैटर्न सर्वत्र दिखाई देता है। कथा वस्तु के स्तर पर उसके नाटक कुछ बिंदु से प्रारंभ होते हैं जहां राजा क्रूर, आलसी, विलासी या अनुत्तरदायी है। उसी तरह विदेशी आक्रमण होने जा रहा है या आंतरिक षड्यंत्र जिससे देश दुर्बल हुआ जा रहा है और तब कोई व्यक्ति ध्रुव तारा सा उदित होता है और राष्ट्र को मुक्त करता है। बाधा आती है पर खल तत्व अंततः पराजित होता है। यह इनके सभी नाटकों में दोस्तों मिल जाता है। इनके सभी नाटकों में सत्य का विजय होता है और यह एक बाहरी पैटर्न है। ठीक है, इसके भीतर का आंतरिक गठन भी है जो समसामयिक स्थितियों से अपना ताना बाना बुनती है। तो इस तरह से चातक जी ने इनका विश्लेषण किया, इनकी कथा वस्तुओं का। प्रसाद जी के नाटकों की जो कथा वस्तु है इसमें रस और द्वंद्व इन दोनों का निर्वाह भी कुशलता से हुआ है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, जातीय द्वंद्व, इन सभी द्वंद्वों के माध्यम से प्रसाद ने युगीन मूल्यों की अभिव्यक्ति की और वहीं चरित्रों के पारस्परिक और आंतरिक द्वंद्व से इन नाटकों की कथा वस्तु मनोवैज्ञानिक धरातल पर पुष्ट हुई है। प्रसाद के नाटकों की कथा वस्तु को कई विद्वानों ने महाकाव्यात्मक कहकर आलोचना की है। अर्थात उनका जो नाटक है वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि महाकाव्य जैसा प्रतीत होता है। इसके कारण इनके नाटकों में उपकथानकों अर्थात जो मुख्य कथानक है उसको उसी से संबंधित, उससे हटकर भी अन्य कथानक और घटना प्रसंगों की अधिकता दिखाई पड़ती है। वस्तुतः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के नाटकों की कथा वस्तु में संयोजन के लिए दृश्यों की अधिकता करनी पड़ती है। दृश्य अधिक होने के कारण संप्रेषण में बाधा का खतरा बढ़ जाता है और इसे प्रसाद के नाटकों की सीमा भी कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं प्रसाद जी के नाटक के पात्र और चरित्र चित्रों को। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों की कथा वस्तु के समान अधिकांश पात्रों की सृष्टि का आधार भी इतिहास ही है। अर्थात जो अधिकांश पात्र लिए गए हैं वे भी इतिहास से ही लिए गए हैं। पात्रों के चारित्रिक विकास में अपनी कल्पना का योग देते हुए
प्रसाद ने अपने युग की जनता के सामने आदर्श चरित्रों को रखा। प्रसाद के नाटकों में मुख्यतः 3 तरह के पात्र हमें मिल जाते हैं। पहले ऐसे पात्र जो पूर्ण तरह से ऐतिहासिक है। तो पूर्ण तरह से ऐतिहासिक पात्रों में देखते हैं कि प्रसाद के नाटकों के मुख्य पुरुष पात्र, जिन्हें हम नायक भी कह सकते हैं, वे पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। हालांकि इनके चरित्र चित्रण में भी थोड़ा प्रसाद ने कल्पना का सहारा लिया है। तो पूर्ण ऐतिहासिक पात्रों में जो नायक भी हैं उनमें देख सकते हैं, उनका नाम स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, चाणक्य, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय आदि ऐसे ही पात्र हमें दिखाई देते हैं जो कि पूर्ण ऐतिहासिक है। उसके बाद दूसरे प्रकार के पात्र हैं कम प्रचलित ऐतिहासिक पात्र, ठीक, जैसे शर्वनाग, मातृगुप्त, दांडायन, ये जो हैं वो कम प्रचलित ऐतिहासिक पात्रों के चित्रण में प्रसाद ने नाटक की कथा वस्तु के अनुरूप कल्पना का समावेश किया है। और एक ऐसे पात्र हैं जो विशुद्ध काल्पनिक है, अर्थात पूरा का पूरा कल्पना से यह पात्र लाया गया है, जैसे कि देवसेना, विजय, कोमा जैसे पात्र काल्पनिक होते हुए भी अपनी चारित्रिक विशेषताओं के कारण प्रसाद के नाट्य साहित्य में अमर हो गए हैं। तो ऐसे पात्रों की रचना मानव हृदय के विभिन्न पक्षों जैसे प्रेम, ईर्ष्या, द्वंद्व, वासना आदि को दिखाने के लिए प्रसाद जी ने किया है। जैसे देवसेना, कोमा, मालविका जैसे पात्र जो है वो प्रेम और त्याग के प्रतीक है, और विजया जैसे पात्र अति महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं। प्रसाद के नाटकों में पात्रों का चित्रांकन सहज मानवीय धरातल पर हुआ है। इन पात्रों में मानव सुलभ उत्साह है और कुछ करने का संकल्प है, तो मानवीय दुर्बलताएं भी हमें दिखाई देती है। तो ऐतिहासिक पात्र हैं या जो भी पात्र हैं, इनके नाटकों के जो पात्र हैं उनमें मानवीय धरातल अर्थात मानवोचित गुण दिखाई देते हैं। नायक जो है धीरोदात्त है, राष्ट्र का सेवक है, लेकिन उनमें व्यक्तिगत स्तर पर मानव सुलभ दुर्बलताएं दिखाकर प्रसाद ने उन्हें मानवीय आधार प्रदान किया है। पाश्चात्य नाटक में देखें अर्थात विदेशी नाटकों में हम देखते हैं जिसे व्यक्ति वैचित्र्य कहा जाता है, वह भी प्रसाद के नाटकों में मिलता है। इसके अंतर्गत एक ही व्यक्ति के परस्पर विपरीत भाव चित्रित किए जाते हैं। तो पात्रों के चरित्र चित्रण में प्रसाद जी ने हृदय परिवर्तन का सहारा भी लिया है। कुछ पात्रों पर गांधी जी के सिद्धांतों का भी प्रभाव देखा जा सकता है, जैसे कि दांडायन, गौतम बुद्ध जैसे पात्रों के माध्यम से भारतीय अध्यात्म और चिंतन प्रसाद जी ने व्यक्त किया है। नारी के विभिन्न रूपों, प्रेममयी, स्नेहमयी, महत्वाकांक्षी, ईर्ष्यालु और राष्ट्र के प्रति समर्पित का चित्रण प्रसाद के नाटकों की विशेषता है। विदूषक की सृष्टि भी कई नाटकों में देखी जा सकती है, अर्थात मस्खरा जो हंसी मजाक का काम करता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के कुछ पात्र अपनी चारित्रिक विशेषताओं के कारण हिंदी नाट्य साहित्य में अमर हो गए हैं। साथ ही ये पात्र किसी न किसी विशेषता के प्रतीक भी बन गए हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं दोस्तों, चाणक्य जो है वो राष्ट्र का शुभ चिंतक, भारतीय मेधा शक्ति का प्रतीक है। तो दांडायन जो है वो भारतीय संस्कृति की महती मूल्य अपरिग्रह है का। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, सिंहरण जो है वह राष्ट्र के प्रति समर्पित युवा शक्ति का प्रतीक है। तो ध्रुव स्वामिनी नारी चेतना का। उसी तरह देवसेना का चरित्र मानव हृदय की करुणा, सेवा और त्याग का प्रतीक दिखाई पड़ता है। अब देखते हैं दोस्तों भाषा तथा संवाद योजना।
प्रसाद जी जो कि छायावादी कवि थे, इसका प्रभाव उनके नाटकों के संवाद पर भी झलकता है। प्रसाद के नाटकों की भाषा काव्यात्मक है, प्रतीकात्मक है, व्यंजनात्मक है और बिंब प्रधान भाषा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित होने के कारण इन नाटकों के संवादों की भाषा में खड़ी बोली के संस्कृतनिष्ठ रूप अधिक देखने को मिलता है। अर्थात कह सकते हैं कि इनकी जो भाषा है, इनके नाटकों की जो भाषा है वह बहुत ही कठिन या क्लिष्ट है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो प्रसाद जी ने पात्रों के स्वभाव और चरित्र के अनुरूप विभिन्न प्रकार के संवादों का प्रयोग किया है। नाटक की पृष्ठभूमि और परिस्थिति के अनुरूप सूच्य संवादों का कुशल प्रयोग प्रसाद जी ने किया है। सूच्य संवादों के माध्यम से घटनाओं और क्रियाओं की सूचना देने से नाटक को गति मिलती है। स्वगत कथन इनके नाटकों में आए हैं। स्वगत कथन के माध्यम से प्रसाद जी ने पात्रों के आंतरिक संघर्ष को उभारने का अच्छा प्रयास किया है। स्वगत कथन मतलब अपने आप से बात करना, पात्र अपने आप में विचार करता है, अपने आप से बात करता है, इसी को स्वगत कथन कहते हैं। ठीक है। जैसे देवसेना, कोमा, मंदाकिनी, सुवासिनी जैसे भावना प्रधान चरित्रों के संवाद अपेक्षाकृत काव्यात्मक है। चाणक्य, दांडायन, गौतम बुद्ध जैसे पात्रों के संवादों में दार्शनिकता झलकती है, दार्शनिकता की छाप है। आकार की दृष्टि से भी प्रसाद जी ने लघु और दीर्घ दोनों प्रकार के संवादों का प्रयोग अपनी नाट्य स्थिति और चरित्रों की मनोदशा के अनुरूप किया है। जयशंकर प्रसाद जी के सभी नाटकों में से ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है दोस्तों, इसके संवाद भाषा की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक व्यंजनापूर्ण और नाटकीय है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के संवादों के अनुकूल, काव्यात्मक और पृष्ठभूमि के अनुरूप हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों देश काल और वातावरण। तो इनके जो नाटक का देश काल वातावरण है, इसमें देखते हैं कि नाटक में कथा वस्तु को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए देश, काल और वातावरण का काफ़ी बहुत बड़ी भूमिका होती है। नाटक की कथा वस्तु किस देश, किस काल और किस वातावरण से संबंधित है, इस बात का ध्यान रखा जाता है ताकि दर्शक या पाठक नाटक के कथ्य से भली भांति परिचित हो सके। नाटक की भाषा में इसे संकलन त्रय कहा जाता है। ठीक है, जिसका अर्थ है दोस्तों कि समय, स्थान और कार्य की एकता, इसी को संकलन त्रय, त्रय अर्थात तीन, तो समय, स्थान और कार्य की एकता ही संकलन त्रय कहलाती है। जयशंकर प्रसाद जी ने अधिकांश नाटकों पर संकलन त्रय का निर्वाह न करने का आरोप भी लगता रहा है। अर्थात समय, स्थान और कार्य की एकता के अनुरूप, ठीक है, देश का वातावरण नहीं दिखाई देना। तो घटना व्यापार लंबा होने के कारण उनके ऐतिहासिक नाटकों में यह समस्या काफ़ी देखी जाती है। वस्तुतः प्रसाद ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति करने के लिए नाटकों की कथा वस्तु में विस्तृत घटना व्यापार को लिया। कई स्थानों पर काल्पनिक घटनाओं और पात्रों की सृष्टि भी उन्होंने की। उनका ध्यान नाटक के उद्देश्य पर रहा, इसलिए नाटकों के कई स्थलों पर देश काल वातावरण का तारतम्य बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। इसे प्रसाद के नाटकों की सीमा भी कहा जा सकता है। हालांकि इसके कारण प्रसाद के नाटकों को पढ़ते समय उनके समग्र प्रभाव पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता। हाँ, मंचन के समय दिक्कतें आ सकती हैं, जिन्हें सुनियोजित ढंग से निपटाया जा सकता है, और यह समस्या सभी नाटकों के साथ नहीं है। जैसे ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटक तो देश काल वातावरण की दृष्टि से भी श्रेष्ठ दिखाई पड़ते हैं।
इसके बाद आते हैं दोस्तों अभिनयात्मकता, अर्थात इनके जो नाटक है वो अभिनय करने योग्य है कि नहीं, इसको देखेंगे। तो प्रसाद के समय में और बाद में भी एक लंबी अवधि तक उनके नाटकों को अभिनय रंगमंच की दृष्टि से कमज़ोर कहा जाता रहा है। तो प्रसाद के नाटकों में दृश्यों और पात्रों की संख्या अधिक होने के कारण, काव्यात्मक भाषा, गीतों की अधिकता आदि के कारण बहुत लंबे समय तक रंगकर्मी उनके नाटकों का मंचन करने से बचते रहे, घबराते रहे। कई नाटकों के दृश्यों में पहाड़, जंगल, नदियाँ, कानन, राजमार्ग, गुरुकुल आदि से संबंधित कार्यों का उल्लेख होने के कारण भी रंगकर्मियों ने इन नाटकों को अरंगमंचीय कहा। प्रसाद ने अपने नाटकों की इस कमी को समझते हुए चंद्रगुप्त नाटक में आलेख अभिनय में चंद्रगुप्त के नाम से तैयार किया। यह इस बात का सूचक है कि प्रसाद जी रंगमंच के प्रति भी सचेत थे और रंगमंची प्रस्तुति की सुविधा के अनुसार अपने नाटकों में संशोधन के लिए भी तैयार थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ उत्साही रंगकर्मियों ने प्रसाद के नाटकों की उपरोक्त सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनके विभिन्न नाटकों का सफलतापूर्वक मंचन अर्थात मंच प्रदान किया और मंची प्रदर्शन किया। जैसे शांता गांधी, राम गोपाल बजाज, ब कारंत अर्थात बी कारंत, इनके निर्देशन में मंचित किए गए नाटक काफ़ी चर्चित रहे। इन निर्देशकों ने प्रसाद के नाटकों के दृश्यों और भाषा को मंचन की दृष्टि से तैयार किया। कुछ आवश्यक संशोधन और सुधार करते हुए इन निर्देशकों ने वर्तमान संदर्भ में प्रसाद के नाटकों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इनके नाटक में क्या क्या चीज़ें रहती है। तो इनके नाटक में रहता है इतिहास और कल्पना का समन्वय, और वो किस प्रकार रहता है इसको हम देखते हैं। तो प्रसाद के सभी नाटकों में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय देखने को मिल जाता है। प्रभाकर श्रोत्रिय जी का मानना है कि प्रसाद के समस्त ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों की प्रेरणा इस इतिहास या पुराण से न होकर समकाल में उपस्थित राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिक समस्याएं हैं। वस्तुतः प्रसाद ने अपने युग की सोई हुई जनता को जगाने और उनमें उत्साह भरने के लिए नाटकों में इतिहास का सहारा लिया। वे ऐसे इतिहास, घटना, प्रसंगों और चरित्रों को लेकर आए जिन्होंने जनता को प्रेरित और प्रभावित किया। इन चित्रों ने तत्कालीन जनता के समक्ष आदर्श की स्थापना की। प्रसाद जी ने इतिहास के साथ अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए काल्पनिक चरित्रों और घटनाओं को नाटकों की कथा वस्तु में बहुत ही कुशलता से संयोजित किया। प्रसाद ने अपने नाटकों में इतिहास का प्रयोग वर्तमान के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना। तो प्रसाद से पहले भारतेंदु जी नाटकों के माध्यम से राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण का कार्य कर चुके थे। प्रसाद ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। प्रसाद ने जिस समय नाटक लिखना शुरू किया उस समय भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था। तो समाज सुधार के भी अनेक आंदोलन चल रहे थे और नए और पुराने मानव मूल्यों और मान्यताओं में संघर्ष था। पहले विश्व युद्ध के दुष्परिणाम पूरी दुनिया भी झेल रही थी। तो इस प्रकार से वह उथल पुथल का समय था। प्रसाद एक सचेत और सजग नाटककार थे। उन्होंने भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का आधार लेते हुए अपने युग की आवश्यकताओं के अनुरूप नाटकों की रचना की।
अपने नाटकों के माध्यम से उन्होंने भारतीय जनता में राष्ट्रीयता का भाव भरने की कोशिश की, तो दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के उदार मूल्यों से भी परिचित कराया। नाटकों की कथा वस्तु के चयन में भी प्रसाद जी की यही दृष्टि हमें दिखाई देती है। प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक के नायक स्कंदगुप्त हैं। इसमें गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप राष्ट्र के लिए युवावस्था को न्योछावर कर देने का संदेश हमें मिलता है। चंद्रगुप्त नाटक में विदेशी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का पाठ सिखाया गया है। उसी तरह जन्मेजय का नाग यज्ञ नामक नाटक में जाति भेदभाव से ऊपर उठने की बात देखने को मिलती है। प्रसाद जी इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि समाज में नारी को बराबरी का सम्मान दिए बिना और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में उनकी भागीदारी के बिना लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए उन्होंने चंद्रगुप्त नाटक में अलका, मालविका, कल्याणी जैसे स्त्री पात्रों को राष्ट्र प्रेम से सराबोर और जागरण आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए दिखाया है। जैसे कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की बात करें तो इसके माध्यम से प्रसाद ने समाज में नारी के सम्मान और अधिकारों की रक्षा की बात की है। प्रसाद जी ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को विकसित करने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया। तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति की महानता और उसके उच्च मूल्यों का चित्रण प्रसाद के नाटकों की प्रमुख विशेषता है। चंद्रगुप्त नाटक में देख लेते हैं कि इसमें कार्नेलिया नामक विदेशी पात्र के मुख से प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृति का महिमा मंडन करवाया है। अर्थात उनके मुख से उन्होंने भारतीय संस्कृति का महिमा मंडन अर्थात कविता के माध्यम से भारत का गुणगान कराया है। तो भारतीय संस्कृति समावेशी संस्कृति है जो भौतिकता के स्थान पर मानव मूल्यों को प्रधानता देती है। प्रसाद ने अपने नाटकों में आए चरित्रों के माध्यम से यही संदेश देने का प्रयास किया है। प्रसाद जी ने वेदों और पुराणों के माध्यम से भी भारतीय दर्शन का गहन अध्ययन करना आरंभ कर दिया था। वे इस बात को भली भांति समझते थे कि दर्शन की सभी धाराएं वस्तुतः मानव जीवन के कल्याण के लिए ही बनी हैं। तो प्रसाद के नाटकों में वैदिक और बौद्ध दर्शन का आभास मिलता है। सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग जैसे मूल्य उनके नाटकों के माध्यम से अभिव्यक्त हुए हैं। नाटकों के पात्रों के माध्यम से इन महान मानवीय मूल्यों की पद स्थापना प्रसाद जी ने की है। अजातशत्रु नाटक और कामना नाटक में स्वार्थ पूर्ति के लिए किए गए युद्धों के दुष्प्रभावों का चित्रण हमें दिखाई पड़ता है, जो समूची मानवता के लिए खतरा बन जाते हैं। वहीं करुणालय में मानवता विरोधी धार्मिक कर्मकांडों के औचित्य पर सवाल उठाया गया है। इस तरह दोस्तों हमने 7 चीज़ों को देख लिया। अब 8वां विशेषता हम देखते हैं कि इनके नाटकों में गीतों की प्रधानता रहती है। तो गीतों की प्रधानता कैसे रहती है उसको हम देखते हैं। प्रसाद जी मूलतः कवि थे और इसी कारण उनके लगभग हर नाटक में गीत आए हैं। ये गीत नाटक की स्थिति और चरित्रों की मन स्थिति के अनुरूप है। अर्थात जो गीत गाया गया है दोस्तों, नाटक में गीत डाला गया है, वे चरित्रों की मन स्थिति को समझते हुए डाला गया है। प्रसाद ने गीतों का प्रयोग नाटक की कथा और घटना व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए किया है। पात्रों का आंतरिक द्वंद्व और उनके मनोगत भावनाएं कई गीतों के माध्यम से प्रकट हुई है। प्रसाद के नाटकों में कुछ गीत जो हैं वो अमर हो गए हैं। भारतीय संस्कृति की महिमा गान की दृष्टि से चंद्रगुप्त नाटक के
अरुण यह मधुमय देश हमारा, और राष्ट्र उद्बोधन की दृष्टि से हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। यह जो कविता है दोस्तों, यह बहुत अर्थात विशेष महत्व रखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए जाने वाला गीत जैसे आह वेदना मिली विदाई की गिनती हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ वेदना गीतों में होती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने प्रसाद जी के नाटकों की जो मुख्य विशेषताएं थी, मुख्य 8 विशेषताओं को आपने जान लिया। उनके सभी नाटकों में इस प्रकार की विशेषता हमें देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल के लेक्चर्स को, रियल ज्ञान विद RK जी में।